धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026-27 का विनियोजन विधेयक नंबर 2 पे बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं संधि देने के लिए। और आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनका लोकसभा में जो भाषण हुआ वो बड़े गौर से सुना, क्योंकि आज विश्व जो स्थिति में है उस स्थिति के बारे में हम बोल सकते हैं कि संपूर्ण विश्व एक युद्धमय स्थिति में है और उसके कारण एक तकलीफ से जा रहा है, एक संकट से जा रहा है और उसके परिणाम प्रत्येक देश को कुछ ना कुछ स्वरूप में भुगतने पड़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने देश के मुखिया जैसे समझाते हैं कि कैसे कैसे भारत में बदलाव हुए, उसके वजह से विश्व में जो हलचल है उसके परिणाम भारत में सबसे कम हो रहे हैं। देखिए, पहले रेलवे डीजल पे चलती थी, लेकिन 2014 के बाद में पूरे रेलवे का विद्युतीकरण किया गया, इसलिए डीजल का इंपोर्ट हमारा कम हो गया। अध्यक्ष महोदय, इथेनॉल का ब्लेंडिंग पेट्रोल में किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी का इसके लिए अभिनंदन करता हूं और आभार भी मानता हूं कि इथेनॉल का ब्लेंडिंग किया गया, इसलिए 20% पेट्रोल जिसकी खपत भारत में होती है, इंपोर्ट करना पड़ता है, वो 20% पेट्रोल हमारा बच गया। आज हम विद्युत निर्मित में, अपारंपरिक ऊर्जा में, रिन्यूएबल एनर्जी में 250 गीगावाट तक चले गए और आज 40 लाख घरों पे सूर्य घर योजना हो गई और उसके वजह से बिजली का उत्पादन भी हमारा कुछ भी उसके ऊपर परिणाम नहीं होगी। मैं इस विनियोजन विधेयक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो रिफॉर्म एक्सप्रेस बनी है, वो रिफॉर्म एक्सप्रेस के माध्यम से भारत में पूरा परिवर्तन आ रहा है और विकसित भारत 2047 के तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल कौन सा होगा? तो मानवीय संसाधन यानी ह्यूमन कैपिटल ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज करना होगा। आज हमारा डेमोग्राफी ऐसा है कि हमारा यंग जनरेशन सबसे बड़ी संख्या में है, जो प्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन प्रोडक्टिव बनाने के लिए उनके तरफ ख्याल देना पड़ेगा और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी यंग जनरेशन का मोरल भी बढ़ाते हैं, उनमें कौशल्य विकसित करने की योजना भी बनाते हैं और उनको देश में और देश के बाहर कहां का रोजगार मिल सकता है उसके तरफ ध्यान देते हैं। देखिए, ये ह्यूमन कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमन कैपिटल यानी मिट्टी का गोला, कुम्हार ने उसको अच्छे से आकार दिया तो बर्तन में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उसको आकार नहीं दिया तो वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और उसके वजह से कौशल्य वर्धन, स्किल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा प्राथमिकता मोदी जी ने दी है। युवाओं का कौशल्य वर्धन होना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में जो स्थानीय प्रतिभा है उसको डेवलप करने के लिए विशेष बल दिया गया है। वोकल फॉर लोकल, मन की बात में प्रधानमंत्री जी की मन की बात हर एक ने सुनी, तो हर मन की बात में देश के विभिन्न कोनों में जो हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, जो टॉयज बनते हैं, जो संसाधन निर्माण करते हैं, वो मानव के द्वारा निर्माण करते हैं, उसका कौशल्य और उसका मार्केटिंग भी, मैं तो बोल सकता हूं मार्केटिंग भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जब मन की बात में बोलते हैं, अपने आप उसका मार्केटिंग हो जाता है। और वो तो बार बार बोलते हैं कि अपने देश की जो सबसे अच्छी चीजें है उसके बारे में बार बार बोलिए, वोकल फॉर लोकल हो जाइए। और वोकल फॉर लोकल होने का परिणाम हमारे महिला बचत गट है, महिलाएं हैं, कारागिर है, उनको उनके हाथ को रोजगार अच्छे से मिल सकता है।
इस बजट में शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमिता, क्योंकि शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी मिलाना नहीं है। मैकॉले ने हमको शिक्षा दी थी क्योंकि उसको अंग्रेज सरकार के नौकर निर्माण करना था, उसको क्लर्क बनाना था, उसको बाबू बनाना था, अंग्रेज का शासन चलाने के लिए लोगों को निर्माण करना था। लेकिन हमारा उद्देश्य आज शिक्षा का यह है कि उससे रोजगार निर्माण होना चाहिए, उससे उद्यमिता पनपनी चाहिए, और उसके लिए स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया। और लक्ष्य ये है कि 2047 तक वैश्विक सेवा में हमारी हिस्सेदारी 10% तक पहुंचनी चाहिए। इसके वजह से उच्च वृद्धि, रोजगार और निर्यात की संभावना जो जो क्षेत्रों में है उसको प्राथमिकता मिल सकती है। देखिए सर, इस बजट में टियर 2, टियर 3 के नगरों में ICAI, ICSI, ICMAI जैसे व्यावसायिक संस्थानों के द्वारा मॉड्यूलर पाठ्यक्रम तथा व्यवहारिक साधन विकसित करके कारपोरेट मित्र निर्माण करने की संभावना है। और इस कारपोरेट मित्र के माध्यम से मुख्य औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोर विकसित हो सकते हैं। और इस बजट में यही अंतर्भूत किया गया है कि 5 विश्वविद्यालय नगर समूह यह विकसित राज्य करेगा और उसके लिए केंद्र सरकार उसको सहायता प्रदान करेगा। क्या होगा इस 5 विश्वविद्यालय नगर समूह में? इसमें विश्वविद्यालय होगा, अनुसंधान संस्थान होगा, कौशल्य केंद्र होगा और आवासीय सुविधाएं होगी। जैसे हमारे मित्र भीम सिंह जी उन्होंने बोला कि जय अनुसंधान, तो इसमें अनुसंधान संस्थान यह महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, हेल्थ के बारे में देखा जाए तो आज हमारे यहाँ अच्छी नर्सेस ट्रेन होती है, हमारे यहाँ जेरियाट्रिक केयर करने वाले अच्छे वॉलेंटियर्स निर्माण होते हैं। और आज डेमोग्राफिक पैटर्न हम देखते हैं तो जापान जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में वृद्धों की सहायता करने वाले, वृद्धों को हेल्थ का मदद करने वाले ऐसे लोग निर्माण होते नहीं। तो उसके बारे में सहायक स्वास्थ्य पेशेवर, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल यह निर्माण अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो 5 वर्षों में 1 लाख स्वास्थ्य पेशेवर इसमें निर्माण किए जा सकते हैं। सभापति महोदय, अकाउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और ये लेखाकार निर्माण यह भी इस बजट के माध्यम से निश्चित ही किया जाता है। सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त में जो किसानों के बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इन्होंने भी बोला कि हम प्राकृतिक खेती के तरफ तो प्रोत्साहन दे ही रहे, लेकिन देश का अनाज भंडार पूर्णता रहे उसके लिए यूरिया, DAP एक उर्वरकों की जरूरत भी रहेगी। खरीफ का सीजन आने वाला है, हम वैश्विक स्थिति ऐसी है कि यूरिया का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे नए उद्योगों द्वारा निश्चित ही किया जा रहा है, लेकिन यूरिया की कीमत आज वैश्विक बाजार में 3000 रुपए प्रति बोरा है। और मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए अभिनंदन कर रहा हूं सभी किसानों के ओर से कि आज भी वह बोरा 265 रुपए में मिलता है किसानों को। यानी भाव बढ़ गए, लेकिन 2014 से यूरिया का भाव नहीं बढ़ा, किसानों के जेब में से 265 रुपए ही जा रहे, हालांकि विश्व में उसका भाव 3000 रुपए प्रति बोरा है। वही चीज DAP की है, यानी जो किसानों को यूरिया और उर्वरक की जरूरत है वो जरूरत पूरी करने का पूरा जिम्मा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इन्होंने लिया है। स्वामीनाथन आयोग ने बोला है कि सिर्फ धान की खेती, गेहूं की खेती, इससे किसान आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, उसकी आमदनी दुगुनी नहीं हो सकती। हाई वैल्यू क्रॉप्स यह इंपॉर्टेंट है और हाई वैल्यू क्रॉप्स 15% कम से कम हाई वैल्यू क्रॉप्स किसान के माध्यम से होना चाहिए। जो तटीय किसान है
वह किसानों को समृद्ध करने के लिए नारियल, चंदन, कोको, काजू, उत्तर पूर्व में वृक्ष आधारित उत्पादन, पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, पाइन नट, इसके लिए सहायता इस वक्त दिए जाने वाली है। और ये विनियोजन विधेयक के माध्यम से नारियल प्रोत्साहन योजना, विशेषतः जो राज्यों में पुरानी नारियल की बाग है, वो नारियल के पुराने बाग के स्थान पे नए पौधे लगाकर उत्पादकता बढ़ाना, भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम के द्वारा 2030 तक भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, वैश्विक ब्रांडों में अपने भारतीय काजू का और कोको का ब्रांड आना चाहिए, इसका लक्ष्य भी निश्चित ही रखा है। हमारा अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं है तिलहन में, और तिलहन के आत्मनिर्भरता हेतु सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूर्यमुखी इसमें तिलहन समूह का विकास करने के लिए राज्य को सहायता प्रदान करने का संपूर्णता नियोजन इसमें किया गया है। इसमें एग्री स्टैक यानी किसानों के तरफ भी टेक्नोलॉजी जानी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आना चाहिए। इसलिए सभी किसानों को एग्री स्टैक पे रजिस्टर करना, वह पोर्टल में रजिस्टर करना, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बहुभाषी एआई उपकरण, कोई मराठी में बोलता है, कोई कन्नड़ में बोलता है, कोई तमिल में बोलता है, तो उसको उसकी लैंग्वेज में वो पूछेगा और उसका आंसर भी उसके लैंग्वेज में मिलेगा। यानी वो अपनी किसानी करते वक्त अच्छे से उसका अमल कर सकता है। मत्स्य क्षेत्र ऐसा है कि एक किसान के पास में फार्म पॉन्ड भी होगा तो अच्छी तरह से वो फार्म पॉन्ड में 1 लाख रुपए का उत्पन्न साल में ले सकता है। बासा नाम का फिश जो है वो सभी जगह पे एक्सेप्टेबल है। महाराष्ट्र का कर्जत एरिया है, वहां पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बहुत सारे किसान अपने फार्म पॉन्ड में उसकी मत्स्य खेती कर रहे हैं। 500 जलाशय तथा जितने भी अमृत सरोवर बने हैं, वो 500 जलाशय और अमृत सरोवर के माध्यम से इसकी श्रृंखला बना के मत्स्य का उत्पादन अच्छी तरह से बढ़ सकता है। इस कृषि के आय में 16% शेयर अच्छी तरह से पशुधन विकास का हो सकता है, और पशुधन विकास में शेरी मेंढी पालन यानी बकरी पालन और वराह पालन, यह सब चीजें आ सकती है, डेयरी भी आ सकती है। और उसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, स्पेशली जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, जो फार्मर सुसाइड प्रोन एरिया है, वो किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, एकात्मिक खेती में इस माध्यम से उसका उत्पन्न बढ़ाने की कोशिश की जाती है। स्वामीनाथन आयोग ने यह बोला था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में यह हुआ कि किसान को बार बार बताया गया कि उत्पादन बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। प्रोडक्टिविटी उसने बढ़ाई, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बाद में भी उसके जेब में ज्यादा पैसे नहीं आए। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है कि उन्होंने देश के किसानों के उत्पादन के साथ में उसके उत्पन्न का भी विचार किया, यानी इनकम का विचार किया कि इनकम जनरेशन फार्मर का बढ़ना चाहिए। और इनकम जनरेशन तभी बढ़ सकता है जब उसका उत्पादकता मूल्य कम होगा और उसका उत्पादकता की वैल्यू ज्यादा होगी। और उसके लिए एमएसपी का नियोजन हर खरीफ के पहले, हर रबी के पहले एमएसपी के भाव जाहिर किए जाते हैं। और एमएसपी भी ऐसी दी है कि A2+FL उसका 1.5 गुना वो हर साल दिए जाते हैं। आज चने के भाव 5,800 रुपए एमएसपी के है, और आज महाराष्ट्र में पूरी जगह पे जाएंगे तो चने की खरीदी यानी दलहन हम जिसको बोलते हैं, चने की खरीदी, तूर की खरीदी अच्छी तरह से हो रही है। और यह खरीदी मार्केट इंटरवेंशन करने के कारण मार्केट भी डाउन नहीं होता है। यानी जो मार्केट में प्राइस मिलती है, व्यापारी समझो सरकार ने खरीदी करना बंद कर दिया, वो भी मार्केट की उसकी प्राइस डाउन करते हैं। लेकिन सरकार का जो इंटरवेंशन है
नाफेड के माध्यम से रहे, एनसीसीएफ के माध्यम से रहे, चने की खरीदी, तूर की खरीदी यह अच्छी तरह से हो रही है। और यह सब चीजें जो अंतर्भूत की है उसके वजह से किसानों को भी सहायता मिलती है। एक आखिरी का शब्द बोलता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने युवा पीढ़ी का मोरल बढ़ाया, और वो तो हमको T20 क्रिकेट में भी दिखता है। T20 क्रिकेट में तीसरी बार चौथी बार हम फाइनल जीत के आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने सिर्फ क्रिकेट वालों का ही नहीं, दिव्यांग जन जो खेलने को जाते हैं उनको भी खुद के घर में खाना खिला के, लाडू उनको दे के उनका मोरल बढ़ाया। ऐसा युवा पीढ़ी का मोरल बढ़ने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है, और वही विकसित भारत 2047 तक लेके जाने वाले। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, honorable members. Further discussion on the appropriation number 2 bill 2026 will